अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनईटी 1 यानी कि सीरीज़ 1 और 2 के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर यानी ओरिजिनल क्वेश्चन 2025 के। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, जैसे कि मैंने लास्ट डिस्कशन में भी बात की, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाए, वो आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। ज़ाहिर बात है कि आगे आने वाले टेस्ट के अंदर ये पॉइंट्स जो हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो फर्दर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो रिपीट हो जाए तो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। तो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सीरीज 3 में कौन-कौन से आए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑप्शंस में देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर फील्ड है, ये टर्म्स जो है वो इसके अंदर यूज की गई। जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जनरल हमारे पास फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज ई डॉट ए। और हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, एग्जैक्टली दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो आइए देखते हैं कि इन ऑप्शन में कौन सा फिजिबल है कि जिसको हम मार्क कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर फील्ड है। तो बाकी देखिए, वेक्टर क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, बीटा और डेल्टा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चार्ली में लिखा स्केलर क्वांटिटी ऑफ द स्केलर फील्ड। फील्ड जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही होती है, इस वजह से हमने इसके लिए टर्म जो यूज किया दैट इज रिलेटेड टू वेक्टर। बहरहाल ओवरऑल टर्मिनोलॉजी जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर ऑफ वेक्टर फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आया देखते हैं। अ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पे जो कीवर्ड है दैट इज द हाई रेजिस्टेंस। अब बात बात ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर एक बात तो बता दी है कि हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको सीरीज में करना है या पैरेलल करना है। बहुत सिंपल सी रिलेशन है इसकी, जो हम फार्मूला पढ़ रहे होते हैं वो आपने याद रखना, दैट इज आर इज इक्वल टू वी ओवर जी माइनस जी से आप इसको रिलेट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। इसका की पॉइंट सिंपल याद रखिएगा क्योंकि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एफएससी में भी आ रहा होता है, तो जनरली हम इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो सीरीज के साथ अगर हाई रेजिस्टेंस है या हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वोल्ट मीटर में। और लो रेजिस्टेंस और साथ कॉम्बिनेशन पैरेलल की बात की जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमीटर में। तो सिंपल है कि यहां पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज अ सीरीज आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आया, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रीक्वेंसी का हम जो जनरल फार्मूला लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो एल ओवर जी है, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, जी ओवर ये लेंथ है, और लेंथ को क्या किया गया, 4 टाइम्स। तो बहुत सिंपल सी बात है ये कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट के साथ लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है। तो ऑब्वियसली न्यू फ्रीक्वेंसी, बड़ा सिंपल पॉइंट बन जाएगा कि अगर सपोज ये लेंथ जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो अंडर रूट ले अगर 4 का तो वो 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट जो न्यू फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा कि वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1/2। आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया। फॉर अ गैमा रे विद एनर्जी, अब लुक एट दैट, एनर्जी आपको दी है 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे हमारे पास कुछ रिलेशंस मौजूद हैं, कॉम्पटन, फोटो और पेयर। ये बात तो क्लियर कट है कि डेल्टा तो हो नहीं सकता कि एक ही एनर्जी के ऊपर तमाम प्रोसेसेस जो है वो एप्लीकेबल हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर जनरल बात की जाए, कुछ अगर आपको याद हो कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम पेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें याद होगा कि इसकी एनर्जी जो है 1.02 और 0.51 के दरमियान लाई करती है। तो ऑब्वियसली 0.91 जो है इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, तो इसके लिए जो इफेक्ट मेन होगा वो कौन सा होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर क्या था इसका, अल्फा कॉम्पटन इफेक्ट। आगे देखते हैं जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्वियसली एमजीएच हमारे ज़हन में आता है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है याद होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस को।
डिपेंड्स ऑन अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप बात कर रहे होते हैं mgh की तो ऑब्वियसली चेंज इन हाइट के ऊपर इंपैक्ट तो होगा, तो ये उसके ऊपर जरूर डिपेंड करेगा। बीटा ऑप्शन में देखिएगा जीरो फॉर द क्लोज पाथ, ये तो क्लियर कट बात है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास जीरो है, बॉडी अपवर्ड गई है डाउनवर्ड आई है, अपनी उस डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो वर्क क्या होगा जीरो। ऑब्वियसली याद होगा जिसे हम नॉर्मली वो डिस्कस किया था कंजर्वेटिव फील्ड फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो क्लोज पाथ में तो हो गया जीरो। आगे देखते हैं नेगेटिव व्हेन मूविंग अपवर्ड। ऑब्वियसली कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि बॉडी अपवर्ड जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम रिलेट करते हैं दैट इज माइनस mgh है। तो लिहाजा इसके अंदर तीनों की तीनों ऑप्शन जो है वो फिजिबल है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, दैट वाज डेल्टा। हाँ एक बात यहां पे याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे बॉडी अपवर्ड फेंकी गई है तो बताइएगा वर्क तो आपने कह दिया दैट वुड बी नेगेटिव, तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। अगर ड्रॉप आउट हो रही है ड्रॉप कर रही है, ऑब्वियसली फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज प्लस mg, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज डेल्टा, जो कि तमाम ऑप्शन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन पर कूलम की बात करें तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज देखें, उसका यूनिट देखें, न्यूटन फोर्स हो गया और चार्ज, तो हमें याद होगा दैट इज एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो हम ये रिलेट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बहुत सिंपल है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वैल्यू आएगी। बाकी एज यू नो दैट जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं दैट इज द टेस्ला था, और इसी की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो यहां पे इन टर्म्स ऑफ द वो आप जो लेते हैं दैट इज द वेबर, और फर्दर डिफरेंट यूनिट्स आ रहे होते हैं। आगे चलते हैं, द वीकेस्ट फोर्स अमंग द फंडामेंटल। अब देखें सिंपल क्वेश्चन था लेकिन सोचने पे बाज को चीजें जो है वो क्वेश्चन जो है वो मजबूर कर देते हैं। तो ये वही बात है कि अगर हमने लास्ट टॉपिक याद होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का, अगर हमने पढ़ा हो कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हमें ये क्लियर बात की है कि यहां पे पूछा वीकेस्ट की, तो इसमें वैसे चले मैं पूछता हूं सबसे ज्यादा अगर आ जाता क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसको आगे कैटेगराइज करें, फिर सेकंड नंबर पे आपके पास ये कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, लेकिन सबसे जो वीकेस्ट है 10⁻⁻36 -38 कुछ वैल्यू है, और दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो था दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ COPA ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर का टॉपिक जनरली जब हम पढ़ रहे होते हैं फेडरल में तो ओवरऑल वहाँ पे मौजूद है, पंजाब या डिफरेंट में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें इससे फेमिलियर ज़रूर होना चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज, ये आपने पॉइंट नोट डाउन करना है। ये वर्डिंग का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ, समझ लीजिएगा जैसे हम एफिशिएंसी का रिलेशन नहीं निकाल रहे होते थे, बिल्कुल एज इट इज ही है। कोएफिशिएंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू heat extracted from the cold reservoir Q2 divided by the क्या आएगा इनपुट वर्क। तो यानी कि इन टर्म्स ऑफ इसका जो जनरल फार्मूला बनता है दैट इज द Q2 ओवर W, लेकिन Q2 का मैं दोबारा बोल रहा हूं याद रखिएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वायर है, Q1 नहीं है, याद होगा हॉट रेजर्वायर, तो Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। सो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है दैट इज बीटा। ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आगे जाके कभी हमने कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि टॉपिक हमारी नजरों से नहीं गुजरे होते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन इस टाइप का देखा होता है ना और अनसीन टाइप क्वेश्चन आ गया, हमारा माइंड जरूर क्लिक कर जाता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने किप्स में कहीं ना कहीं मुझे याद पड़ता है, देखा था, ऑप्शन देके याद आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स पक्के हो गए। तो ऐसी चीजों को भी जरूर जो है वो देखा करें, ऑब्जर्व किया करें, इसको नोट डाउन आपने लाजमी करना है। आगे चलते हैं, द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। बहुत आसान सवाल आया कि मोमेंटम का आपके पास जो है वो यूनिट हमारे पास क्या होगा, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द, याद होगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज न्यूटन इनटू सेकंड है। अगर इसकी बात करें तो आपको पता है कि ये आपके पास मैस है और ये आपके पास एक्सेलरेशन है, तो ये ओवरऑल बेस यूनिट किसका है, वो आपके पास आता है फोर्स का, यानी कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वर्क ओवर
टाइम की बात की जाए तो ये आपके पास क्या आएगा, पावर से रिलेटेड है, जिसे आप W/T कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज बीटा न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेयर प्रोडक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पेयर प्रोडक्शन किस तरह हो सकती है। ऑब्वियसली इनमें रेडियो, अल्ट्रावायलेट, गामा या इंफ्रारेड, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज द गामा रेज है। पेयर प्रोडक्शन की जर्नल अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्पेक्ट्रम जब हम डिस्कस करते हैं, यू नो दैट उसमें टॉप पे आपके पास दैट इज द गामा है, उसके बाद एक्सरे है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक, रेडियो वेव्स अप टू सोन एंड पे रेडियो, माइक्रो सब चलती हैं। अगर इन जनरल में बात करूं, गैमा से आप क्या कर सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन है। एक्सरे से याद होगा कॉम्पटन इफेक्ट आ गया। अल्ट्रावायलेट से क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आप कर रहे हैं। वैसे वो डिपेंड करता है उसके वर्क फंक्शन, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं। विजिबल लाइट से भी हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन इन जनरल मैं बात करूं तो पेयर प्रोडक्शन है, कॉम्पटन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर पेयर प्रोडक्शन की जो फिजिबिलिटी बनती है फॉर गैमा रेज आपके पास बनेगी, और इससे हम प्रैक्टिकल या उसका जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। व्हाट हैपन टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन वी रिप्लेस एयर विद द डायमंड। ये बात वही होगी कि डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। वी नो दैट कि कैपेसिटेंस का जब हम रिलेशन पढ़ रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द मीडियम, ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर आपके पास क्या आएगा, डी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एंड यू नो दैट कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो अब हम बात करते हैं कि पूछा क्या गया, व्हाट हैपन टू द वोल्टेज की बात की गई है। एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV है, और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ गया। सो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज अल्फा। आगे देखते हैं। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड व्हाइल मेकिंग करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टर्न्स कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द बी। बी के साथ क्या होगा, ये जनरल फार्मूला आप जो रिलेट कर रहे होते हैं इस सेंस में कर रहे होते हैं। लुक एट दैट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बात की जाए, म्यू नॉट एन आई है, वेयर एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। तो बहरहाल ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर लेंथ के साथ रिलेट किया गया, तो हमें पता है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो ऑब्वियसली v क्या हो जाएगा, हाफ। सो करेक्ट आंसर क्या था जिसका, दैट वाज अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं। 6 वोल्ट बैटरी इज अटैच टू द 4 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, बैटरीज को अटैच किया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 4 वोल्ट बैटरी है। यहां पे ये की पॉइंट है। 6 वोल्ट बैटरी, तो पहले हम बात करते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी का जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास इसका पॉजिटिव कह दे और ये नेगेटिव कह दे, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अटैच किया गया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 4 वोल्ट है, ये नेगेटिव और ये उसका पॉजिटिव। अब ये रिलेट किया गया 4 वोल्ट के साथ, और एक रेजिस्टर यहां पे ऐड ऑन किया गया, दैट इज आर। तो बताइएगा कि इसमें रेजिस्टर जो कनेक्ट किया गया इन सीरीज में, तो उसमें वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा। तो ओवरऑल ये ओम्स लॉ में भी बाज़ का आ सकता है कि फार्मूला के करंट फ्लोइंग थ्रू द अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाए। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब बैटरी जैसे हमारे घरों के अंदर यूपीएस बैटरी 2-3 इकट्ठी लगी हैं तो उनकी अटैचमेंट्स किस तरह चल रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगली बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। तो जब ऑपोजिट टर्मिनल्स बैटरीज के आपस में मीट कर रहे हो तो याद रखिएगा उनको हमेशा ऐड किया जाता है, और आपके पास ऐड करने से इस वक्त क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा। एंड इसमें जो आपके पास करेक्ट आंसर बनता है 40। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ऐसा होता इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस दूसरी बैटरी के पॉजिटिव्स के साथ ही अटैच हो तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, उसमें सिंपल आपने क्या करना है, 6 - 4 कर दीजिएगा तो उसका रिजल्ट वोल्टेज क्या आएगा, 2। तो मतलब सेम टर्मिनल्स अगर अटैच हो तो माइनस करना है, ऑपोजिट टर्मिनल अटैच हो तो आपने ऐड करना है। सो करेक्ट आंसर 10 वोल्ट। आगे चलते हैं, बड़ा आसान सवाल आया, द बैक ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड, सिंपल सी बात है, जब वर्डिंग बैक ईएमएफ की आ जाए तो हम इसको रिलेट करते दैट इज द नेगेटिव
ईएमएफ की बात की जाती है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। अभी हमने बात की है कि जारी बात है कि कैपेसिटेंस का जो आप रिलेशन देख रहे होते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट है ओवर आपके पास डी है, ए इज द एरिया है, डायलेक्ट्रिक इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, सेपरेशन है, तो ये ओवरऑल एरिया और डी आ गया। अगर एरिया आ गया ना तो इसका मतलब ये कि उसकी ज्योमेट्री के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा। आगे है डायलेक्ट्रिक है, ऑब्वियसली अगर ये कोई मीडियम होता तो हमारे पास एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये भी पॉसिबल है। आगे चलते वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और आगे लिखा डिस्टेंस बिटवीन, भाई डिस्टेंस भी मौजूद है, कौन सा फैक्टर मिसिंग है, ऑब्वियसली वोल्टेज मिसिंग है, तो यहां पे जो आंसर बनेगा डू नॉट अफेक्ट, वो क्या आएगा, दैट इज द वोल्टेज। आगे चलते हैं, अ लूप ऑफ एरिया इस बड़ा अच्छा सवाल आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये इसको सॉल्व करने में मुश्किल आई थी, क्योंकि इसमें कीवर्ड ही नहीं उन्हें मिल रहा था कि यार वो क्या है। देखिए, a loop of area is placed in a magnetic field B such that A and B are parallel है। ए जारी बात है याद होगा वेक्टर एरिया, और बी जो है वो पैरेलल है। इफ द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड ईस्ट एंड मेजरिंग, देन ये है जी वर्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो है, जिसने जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि क्या होगा। पहले तो वर्डिंग जरा देखिएगा, एरिया और बी आपस में पैरेलल है, इस बाद में बात करते हैं। सपोज कोई भी आपके पास है, लाइक ये आपके पास है कोई सरफेस ले लेते हैं, और ये आपको पता है दैट इज द वेक्टर एरिया, ये बात की गई है, और साथ ये बात की गई है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके पैरेलल है। अगर आपको याद पड़ता हो कि हम बात करते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं बताओ जरा जी इसका फ्लक्स क्या होगा, पैरेलल है वेक्टर एरिया के, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली दैट इज मैक्सिमम। तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज मैक्सिमम आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बात तो क्लियर होगी। आगे जरा देखते हैं, इफ द फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड, ये फील्ड जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो सारी बात है पहले बता दिया कि वो पैरेलल एक है, तो इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन किस तरफ हुई है, ईस्ट की तरफ हुई है। तो मैं यहां पे पॉइंट आउट करूं कि आपके पास ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये सपोज साउथ है, तो ईस्ट की तरफ ये जो है वो टर्न जा रही है। तो थोड़ा सा ज़हन में देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएंगी, लाइंस बढ़ती जाएंगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स जाहिर बात है इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंक्रीज। तो जब लफ्ज इंड्यूस्ड का आता है तो याद रखिएगा, एज वी नो दैट इंड्यूस्ड टर्मिनोलॉजी रिलेट करती है, वो याद होगा लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, इनसे। तो क्या थे वर्डिंग उसकी कि जारी बात है जिस तरह जो फील्ड जो है वो अप्लाइड बढ़ती जाती है, इंड्यूस्ड भी बढ़ती जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स द पॉइंट। तो लिहाजा बी ईस्ट की तरफ है, वो भी है, जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी। फ्लक्स में ऑब्वियसली चेंज आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन लफ्ज आ गया इंड्यूस्ड, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ऑपोजिट में जाएंगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है दैट इज द, वो आपके ईस्ट नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो वेस्ट है। एक्सप्लेनेशन के लिए जरा देख लीजिएगा, नोट डाउन करने के लिए, अ लूप ऑफ एरिया इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके फाइन, एंड द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी गिवन। फ्लक्स ऑब्वियसली दैट इज 0 डिग्री, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आगे ये वर्ड है लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेराइव करंट सच दैट इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। वर्डिंग क्या है, अपोज करती है द चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम ईस्ट की तरफ है, तो अपोज क्या करेगा, वो उसको वेस्ट की तरफ करेगा। तो आगे देखेगा, हियर बी इज इंक्रीजिंग ईस्टवर्ड, फ्लक्स इंक्रीजिंग ईस्टवर्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वेस्ट आएगा। सो आई होप यू गॉट द आंसर। जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है दैट इज द वेस्ट है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला, जरा याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। इफ द टॉर्क इज 950 न्यूटन मीटर एंड फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट 10 न्यूटन है, विच इज 100 मीटर away from the region, what is the angle between the force है। ये बड़ा सिंपल सा है, इसके टॉर्क का फार्मूला जनरली आर एफ साइन थीटा है, ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया हुआ है। ये 950 है, 100 वैल्यूज पुट करेंगे आप, 950 ओवर 1000 0.95 आएगा, और इस साइन इनवर्स
0.95। बड़ी सिंपल सी बात है, लुक एट दैट, वैल्यूज को चेक कीजिएगा। बाज़ का ऑप्शंस बता रही होती हैं कि अगर हमें आंसर नहीं आता, ऑप्शंस बता देती हैं कि नियरेस्ट क्या आंसर हो सकता है। देखिए 30 है, 60 है, 18 है, 72 डिग्री है। ज़रा बताइए 0.95 नियरली 1 के है, और हमें याद होगा कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स अगर 1 की बात करें तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री है। तो बस देख लीजिएगा 90 के नियरेस्ट इन ऑप्शन में आपको कौन सा मिलता है, दैट इज 72 डिग्री। दैट इज द रीजन, जो करेक्ट आंसर बना दैट इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ऑब्वियसली इसका जो जनरल फार्मूला देखते हैं करंट सेंसिटिविटी का, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, एलैबोरेट किया जाए NBA/K, के इज एज यू नो टॉर्शनल कांस्टेंट है। ऑप्शन देखिएगा कि हमने उसकी वैल्यू बढ़ानी है, डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो भी पॉसिबल नहीं, वो भी न्यूमरेटर में मौजूद है। इंक्रीजिंग एरिया, एग्जैक्टली वो एक को एक इंक्रीज करें, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो लिहाजा हमारे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे मौजूद है दैट इज चार्ली, इंक्रीजिंग द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वर्डिंग आई है मैग्नेटिक इंडक्शन की। ट्रांसफार्मर तो ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ड है नॉट का, ये तो होगा दैट, क्योंकि हम जनरल प्रिंसिपल इसका पढ़ रहे होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का। रेडियो की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए ये पॉइंट्स आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं। जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर होगी बात, ये तो नहीं है। रेडियो की बात करें, हाँ, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इन, जारी बात है, एंटीनास और डिफरेंट जो आपके पास सर्किट्स मौजूद है, ट्यूनिंग सर्किट जो है, वो जारी बात है उसके अंदर ये एप्लीकेबल होता है, तो ये भी फिजिबिलिटी नहीं बन रही है। टेलीविजन की बात करें तो ऑब्वियसली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल्स मौजूद हैं, तो ये भी आएगा। लेकिन बिल्कुल ऑड अगर ऑप्शन देखें तो वो हमें लगता ही है यार, वो एक्चुअली क्या है, वो है टेलीफोन। टेलीफोन की बात करें तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल टेलीफोन है, यूजिंग अ कार्बन माइक्रोफोन है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और मैग्नेटिक एयर पीस है। यहां पे कोई एसच इंडक्शन की बात नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर जनरल जो आपका था वो कौन सा था, दैट वाज टेलीफोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप। अब यहां पे बात की जा रही है स्टेप अप किसको नहीं कर सकती हैं, क्या टर्म्स हैं, इसके हवाले से हमने देखना है। तो आपके पास एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी बात की जाए, फ्रीक्वेंसी बात की जाए, दैट रिमेन कांस्टेंट है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन की वर्डिंग अगर आपको याद हो तो हम क्या कर रहे थे कि अल्टरनेट करता है ट्रांसफार्मर ईएमएफ या वोल्टेज को। ऑब्वियसली कि स्टेप अप है तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है, प्राइमरी की कम है। स्टेप डाउन है, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उसकी ज्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो करंट है वो भी अल्टरनेट होने लग जाता है। लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ द वे जो कांस्टेंट है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जनरली कंसेप्ट आता है। सो यहां पे करेक्ट आंसर ठीक है, दैट इज चार्ली, एनर्जी। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिलेटिविटी इन इनर्शियल की बात की जाए, भाई ओवरऑल जब हम बात कर रहे होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो तमाम तर जितने लॉज हैं वो हम जनरली एप्लीकेबल कर रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है, ऑल लॉज आर ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर ऐसा ना हो, न्यूटन्स लॉज हो गया, मोमेंटम और ये इस टाइप के जो लॉज हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस ही ना कर पाए, या कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो कभी भी ट्रू वैल्यूज उसकी निकल ही ना पाए। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑल जो लॉज है आर एप्लीकेबल। आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वर्डिंग आई है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की बात की जा रही है। क्रेस्ट टू क्रेस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो है लैम्डा, और ट्रफ टू ट्रफ भी क्या है, लैम्डा। लेकिन यहां जो जनरल बात की जा रही है वो क्रेस्ट से ट्रफ की बात की जा रही है। तो आप एक कंप्लीट एक जनरल जब वेव बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो वो आपके पास क्रेस्ट से क्रेस्ट की बात की जाए या ट्रफ टू ट्रफ बात की जाए तो आपके पास एक कंप्लीट वेवलेंथ बनती है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो एग्जैक्टली वो रिलेट की गई है किससे, वो की गई है क्रेस्ट से जनरल ट्रफ की तरफ, तो आपके पास क्या बनेगा, लैम्डा बाई 2। और अगर कभी फेज आ जाए, एंगल कितना है, तो ऑब्वियसली लैम्डा बाई 2 इक्वलेंट टू कितना बनेगा, पाई के 180 डिग्री के। बहरहाल यहां जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज लैम्डा बाई 2 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम
एटम्स इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास प्योरली कीवर्ड आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। द फोटोन एमिटेड बिलोंग्स टू, अब पहली तो बात है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 1 होगा, नो वे। एक्चुअल में मैं यहां पे पॉइंट आउट करता हूं, ये आपके पास है दैट इज n इज इक्वल टू 1 कह दें, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये सपोज n इज इक्वल टू 3 है, अप टू सो ऑन। 1 वाला दैट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट है। तो पहली एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए वो स्टार्ट कहां से होगी, वो सेकंड से होगी। और अब आपको याद होगा कि जब भी सेकंड स्टेट पे डी एक्साइट होगा, जो एनर्जी एमिट होती है n इज इक्वल टू 2 में, वो कौन सी सीरीज थी, एग्जैक्टली दैट वाज द बार्मर सीरीज है। तो बहरहाल इसका एक टेबल जनरली देखते हैं, लाइमन के लिए कहां डी एक्साइट होंगे, जहां से भी आए फर्स्ट के ऊपर, ये आपके पास इनिशियल उसकी वैल्यू, और रीजन कभी पूछ लिया जाए आगे सवाल में, अल्ट्रा वायलेट है। बार्मर 2 है, ये 3 4 और विजिबल रीजन है। इसी तरह पैसन है, ब्रैकेट है, फंड है, अकॉर्डिंग टू दैट उनकी रीजन्स के क्वेश्चन भी पॉसिबल आ सकते हैं। लेकिन हमारा यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पे गिर रहा है, तो सेकंड पे मतलब कौन सी सीरीज बनेगी, हमारे पास बार्मर सीरीज बनेगी। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज अल्फा। आगे देखिएगा, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ फॉलोइंग मटेरियल्स ईच ऑफ सेम साइज, then material that will have more acceleration is, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, इस वजह से मैंने प्रॉपर्ली इसको लिखा, इसके ऊपर वर्क किया, और अकॉर्डिंग टू दैट ये चीजें आपने नोट कर लाजमी लेनी है। देखिए न्यूटन सेकंड हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर, क्योंकि वर्डिंग इज दैट एक्सेलरेशन की बात की गई है। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू ईच ऑब्जेक्ट देन दे आर द सेम साइज, सारी बात है, फोर्स सेम है और वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो साइज सेम हो गया, ठीक है, सेम वॉल्यूम। देन मास विल डिपेंड अपॉन, अब जो कंडीशन आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप देखिए एक्सेलरेशन क्या आता है, एफ ओवर एम, ये तो चलो सेम है, कांस्टेंट है। मास को जरा आप देखते हैं कि आगे एलाबोरेट करते हैं, वो बनेगा रो इंटू वी बनेगा। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है, द लेस डेंस मटेरियल मोर। अब एंड पे बात आती है, हमें एक नया पॉइंट मिला कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का इनवर्स रिलेशन होता है उसका किसके साथ, डेंसिटी के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे। तो अब कभी सवाल आ जाए कि फोर्स सेम लग रही है तो बताइएगा एक की डेंसिटी ज्यादा है एक की डेंसिटी कम है, तो बताइएगा, मास नहीं दिया डेंसिटी, तो बताइएगा एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है। तो जिस तरह एक्सेलरेशन मास के इनवर्स है, ये गिवन ना हो या कोई टर्म्स चेंज कर दी जाए, तो डेंसिटी के साथ भी क्या आएगा, वो इनवर्स भी आएगा। सो यहाँ क्या है, लेस डेंसिटी जिसकी होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ब्रास की नॉर्मली 8.5, आयरन के 7.9, और इनकी वैल्यूज में मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा वुड। लेट सपोज आपके माइंड में आएगा भाई ये वैल्यू हम किस तरह याद रखें, हाउ इज दैट पॉसिबल। लेकिन थोड़ा सा जरा जहन पे जोर डालिएगा, ऑप्शन ऐसी ही दी जाती हैं और दी जाएंगी कि आपका जो जब आप ऑप्शन से पढ़ेंगे आपका माइंड जरूर क्लिक करेगा कि ये फिजिबिलिटी बन सकती है। वो क्या, देखिए ब्रास और आयरन को जरा अपने माइंड में ला, आयरन हार्ड है, वजनी है, ब्रास भी थोड़ा वो कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन जब वुड की बात करते हैं तो वुड में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि यार ये डिफरेंट मटेरियल, इन दोनों से मेटालिक टर्मिनोलॉजी में आ ही नहीं रहा, तो ये ज़्यादा जो है वो फिजिबल होगा। तो वैल्यूज ना भी याद हो तो ऑप्शन देख के थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर हो जाती है कि यार ये फिजिबिलिटी है इसकी और यही पॉसिबल होगा। सो वुड इसका जो था वो करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बहुत सिंपल आया। ये जो वर्डिंग रेक्टिफायर है, ऑब्वियसली ब्रिज की वर्डिंग आ गई है या कभी सेंटर टैप की वर्डिंग आ जाए तो ये रिलेट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से, यानी कि फुल वेव की टर्म आएगी इसमें, अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सवाल आया। क्वेश्चन देखिएगा, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ 2 मीटर इन 5 सेकेंड, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब देखिए न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं होता कि जो उसका रिलेशन है अगर उसके अलावा अगर कोई डाटा दिया जाए तो वो भी यूज हो।
जस्ट वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। देखिए सिंपल आपसे पूछा गया वर्क के बारे में, वी नो दैट कि वर्क का बेसिक जनरल सा फार्मूला आपने क्या लगाना है, एफ इंटू डी। ये आपके पास है, एफ की वैल्यू है और इन टर्म्स ऑफ आपको हाइट दी दी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 50 न्यूटन और हाइट है, और हाइट में जब ये रिलेशन दिया जाए तो आपको तो वो क्या बनेगा, mgh। और mg की बात करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ वेट आपको दिया गया दैट इज 50 है, और हाइट आपके पास 2 है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 100 जूल के इक्विवेलेंट आएगा। और टाइम पे तो वर्क डिपेंड ही नहीं करता, सो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज 100 जूल। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। बड़ी दफा सवाल आया और हमने डिस्कस किया, अब तो ये चीजें रट जानी चाहिए। वो आपको पता है कि दैट इज न्यूटन सेकंड, जो पहले भी रिलेट कर दिया गया। न्यूटन मीटर की अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर जूल के इक्विवेलेंट है। इसी तरह फर्दर कोई ऐसी टर्म्स आ जाए, बेस यूनिट भी हो सकता है उसका, ऐसा यूनिट डेराइव यूनिट में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली। इसमें बताइएगा इलेक्ट्रिक, और ये आपके पास क्या करेंगे, पहली तो बात है आपको याद हो कि जब चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड की फिजिबिलिटी बनती कब है, जब वो चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो अल्फा में देखेगा मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज को समझ आती है, स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वर्डिंग पूछी क्या गई है, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज की वर्डिंग आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी और मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस। फील्ड तो ऑलरेडी वो पूछ लिया, ये बड़ी अजीब सी अब्रप्ट सी वैल्यू आई है या ऑप्शन आई है, ग्रेविटेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी बात है, स्टेशनरी चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड नहीं करते, क्योंकि हमने सीक्वेंस को देखना है, पहले इलेक्ट्रिक है बाद में मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज बीटा।